भाई कई बच्चे ये पूछते हैं कि हमने नीट की तैयारी बहुत ही अच्छे से की है, हमने IIT JEE की तैयारी बहुत ही अच्छे से की है, हमने पूरा एफर्ट लगा दिया, तो भी हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। इसकी वजह क्या है? और इस वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट। वो सारे का सारा ब्लेम अपने ऊपर खुद के ऊपर लेते हैं कि भाई सारी गलती हमारी ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक्चुअल पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हो इसको। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स क्या हैं, काम करने लग रहे हैं। तो मैं आपको वन बाय वन आपको ये बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने पर भी आपका एग्जाम क्यों पास नहीं हो रहा। भाई देखो, हमको पता है कि नीट हो या JEE हो, यहाँ पर तकरीबन 1% का क्या होता है, सिलेक्शन रेट। तो ये तो हमको पता है भाई, 1% के सिलेक्शन रेट में अगर 100 बच्चे अप्लाई करेंगे तो 99 को तो पास होना ही नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि हमने भाई जो 1% बच्चे हैं, हमने उनके जितनी मेहनत करी है, समझे बात, हम उनके बराबर हमारा क्या है, IQ है, हमारी बुद्धि भी उनके बराबर है, हमने मेहनत भी उनके बराबर की है, बल्कि उनसे ज़्यादा की है। हमने मेहनत की है, 0.1% होते हैं ना जो 0.1% टॉपर बच्चे, हमने उनके बराबर मेहनत कर रखी है, तो भी हमारा एग्जाम पास क्यों नहीं हो रहा। तो सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ओके, सिस्टम आपके अगेंस्ट कैसे काम करता होता है। तो जो पहला जो रीज़न होता है वो तो आपका होता है नॉन कॉन्सेप्चुअल स्टडी। आप जब पढ़ते हो ना चीज़ों को, तो आप चीज़ों को याद करते हो। याद करने से क्या होता है कि आप चीज़ों को समझ के नहीं पढ़ रहे, आप चीज़ों को याद करके पढ़ रहे हो। मान लिया फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन को आपने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा, तो आपने ये मानो 20 मॉलिक्यूल 30 मॉलिक्यूल की आपने ज्योमेट्रीज और हाइब्रिडाइजेशन याद कर ली, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब उन 20 या 30 में से आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर उनसे बाहर आ गया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। और अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ रहे होते, कॉन्सेप्चुअली समझ के पढ़ रहे होते, आपको पूरी थ्योरी एक्चुअल में अप्लाई करनी आती होती, तो आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, चाहे वो आपने पढ़ रखा चाहे नहीं पढ़ रखा, उसकी आप इजीली क्या निकाल पाओगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये मैं आपको बताऊं भाई कि जब आप तैयारी करते हो ना, देखो आपके एफर्ट में कमी नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ, गाँव में भाई एक लकड़ी काटने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको दा बोलते हैं। उसकी एक साइड तो क्या होती है, लोहे की शार्प, एक साइड क्या होती है, खोटी। अगर आप खोटी साइड से बार बार वार करोगे किसी लकड़ी के ऊपर, तो लकड़ी कटेगी नहीं। हालांकि आपकी मेहनत में कमी नहीं है, इजंट इट। आप पसीने पसीने हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन वो लकड़ी नहीं कट रही, क्योंकि आपने दा को उल्टा पकड़ रखा है, खोटी साइड से वार कर रहे हो, कटेगी कैसे। तो मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन अप्रोच में कमी है। आपको मिसगाइड किया गया है कि इस दा को कैसे पकड़ना है। उस दा को आप कैसे पकड़ दो सीधे तरीके से, तो वो 1 घंटा काम भी नहीं होगा, इजंट इट। तो सेम बात होती है आपकी पढ़ाई के लिए। जब आप चीज़ों को याद कर करके पढ़ते हो ना, एक आप देखते हो ना नीट JEE, भाई मैंने 3 साल ड्रॉप किया, मैंने 4 साल ड्रॉप किया, 2 साल ड्रॉप किया, तब जाए क्या होता कि कहीं होगा तो नीट JEE। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि वो एग्जाम तो पास कर लेते हैं बच्चे नीट JEE, लेकिन उनको इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहे। वो कैसे पढ़ रहे हैं, खोटी साइड से भी आप वार करते रहोगे तो आज नहीं तो कल, 3 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल बाद वो लकड़ी कट जाएगी। तो होता क्या है, जब आप चीज़ों को याद कर करके पढ़ते हो, समझ के नहीं पढ़ते, अब भैया पूरी डिटेल बहुत अलग हो जाएगी, ठीक है बात। तो आपका एफर्ट ज़्यादा लगना ही लगना है, समझे बात। इसीलिए जो एग्ज़ाम पास करते भी है ना क्रैमिंग पैटर्न से, उनका एग्ज़ाम पास भी हो गया, तो उनकी हेल्थ पे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता होता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हेल्थ पे बुरा असर नहीं पड़ता, मुश्किल से 1 साल पढ़ते हैं और पहली बारी में एग्जाम पास कर देते हैं। इसकी वो क्या वजह है, क्योंकि वो कैसे पढ़ रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुअली। तो आपने देखना है कि उनमें वे कैसे अलग पढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो आपको 10 गुना एफर्ट कम लगाना पड़ेगा एग्जाम पास करने के लिए। पहली कंडीशन तो ये है भाई कि नॉन कॉन्सेप्चुअल स्टडी अप्रोच, समझे बात। ये बहुत बड़ा कल्प्रेट है। जो दूसरा होता है वो हमारे पास होता है भाई, बताओ, अरे क्या है दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रेशर। क्या भाई, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। एक बहुत बड़ी वजह ये है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है उसने आपके दिमाग में ये बैठा रखा है कि अगर आपका नीट या JEE पास नहीं हुआ ना, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, बर्बाद। इसके बाद तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। और मैं कहता हूँ भाई, नीट JEE सबसे छोटे एग्जाम होते हैं। ये आप 12वीं के बाद देते हो। कौन सी क्लास के बाद,
तो 12वीं के बाद 12वीं जैसी ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बीएससी के बाद क्या? अब आप ये बताओ, किसी को आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, क्या 12वीं वाले को वो अप्लाई भी करने देंगे क्या? चाहे उसकी जेईई में 1 रैंक हो, वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो आप जितनी बड़ी पढ़ाई करोगे, आप अगर मान लिया भाई 8वीं पास, आप 8वीं की जो मार्कशीट है उसके बेस पे अप्लाई करोगे, आप भाई छोटी जॉब्स के लिए जाओगे, पीएन वगैरह जो भी है, इजंट इट? थोड़ा और पढ़ोगे तो और बड़ी जॉब्स के लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी, और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका नीट जेईई नहीं होता ना, लेकिन सोसाइटी आपको, आपका पूरा एनवायरनमेंट, पूरा मीडिया, समझे बात, पागलों की तरह चारों तरफ इंटरनेट पे क्या बोलते रहते हैं, नीट नहीं हुआ, जेईई नहीं हुआ तो इससे आगे कुछ नहीं है। अरे भाई ये छोटी मोटी जॉब हैं, छोटी मोटी भाई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इसके बाद एमबीबीएस में जाते हो, एमबीबीएस एक बैचलर डिग्री ही होती है। ओके, जेईई आपने पास कर दिया, आप बीटेक में जाओगे सीधे। लेकिन अगर मान लिया आपका जेईई नहीं हुआ, बीटेक में आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, एमएससी के बाद आपने आईआईटी गेट कर दिया, आप सीधे कहाँ जा सकते हो? आईआईटी में, एमटेक में। तो एमटेक में दाखला बड़ा हो गया कि बीटेक में? तो एमएससी के बाद आप एमटेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यानी जेईई के बाद अगर जेईई पास नहीं हुआ तो बीटेक में नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, 3-4 साल और पढ़ लो और एमएससी के बाद क्या करो? एमटेक पास कर लो। आप कहोगे इसकी क्या वजह है? जब जेईई नहीं हो तो एमटेक कैसे हो जाएगा, आईआईटी गेट कैसे हो जाएगा? क्योंकि आईआईटी गेट के बेस पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 12वीं के बाद क्या होता है? आईआईटी जेईई, उसके बेस पे बीटेक में दाखिला होता है। एमएससी के बाद क्या होता है? आईआईटी गेट, उसके बेस पे आईआईटी में एमटेक में दाखिला होता है। किसमें? एमटेक में। आपको गेट कैसे पास होएगा, इसकी मैं आपको बताऊँ, इसका रीजन क्या होता है। अब आईआईटी गेट में आता है एक सब्जेक्ट, जेईई में आते हैं 3 सब्जेक्ट। जेईई में क्या आते हैं भाई? 3 सब्जेक्ट। अगर किसी का एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे आपको पता होगा, हमारे एक मैथमेटिशियन थे रामानुजन, आप जानते होगे ना, वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाया करते, मैथ में क्या करते हैं 100%। तो अगर वो जेईई देंगे तो वो पक्का फेल हो जाएंगे। अगर रामानुजन भी क्या दे, दुनिया का महानतम मैथमेटिशियन किसको मानते हैं? रामानुजन को। अगर रामानुजन भी क्या दे, आईआईटी जेईई दे, तो फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है क्या? दुनिया के महानतम मैथमेटिशियन है रामानुजन। बात आपको पल्ले पड़ी? क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट अच्छा है। तो लेकिन आईआईटी गेट तो पक्का पास, क्योंकि वहां पर सिर्फ आना क्या है? मैथमेटिक्स। बात आपको पल्ले पड़ी? तो ये घबराने की बात नहीं है। तो आपको जो ये ब्रेन वॉश किया गया है कि जेईई नहीं हुआ, नीट हुआ, तो इसके आगे कुछ है ही नहीं भाई, तो उससे आगे आपके लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, और बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं भाई, आप सिर्फ धैर्य रखोगे तो। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था जिसने तैयारी की थी कभी, मतलब मेरे पास एक स्टूडेंट आया था नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट की तैयारी के दौरान। उसने बताया कि सर मैंने कभी आईआईटी जेईई दिया था, उसका जेईई क्वालिफाई नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पास जब वो पढ़ने लग गया तो उसका आईआईटी गेट हो गया, नेट जेआरएफ हो गया। अब वो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी। और पीएचडी वाले बच्चों को मैं आपको बताऊं भाई, बीटेक वालों की क्लास मिलती है पढ़ाने को, तो जिस क्लास में उसका दाखिला नहीं हो पाया, आज उनको वो पढ़ाता है वहाँ पर। तो एक तो लेकिन जो ये पीयर प्रेशर है, पीयर प्रेशर भी वही है, और सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि एग्जाम नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म है भाई, इस प्रेशर से क्या होता है, बच्चा इतना साइकोलॉजिकल बर्डन में होता है, पेपर में बैठता है ना, ऐसे ऐसे मैंने बच्चे देखे भाई जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिसको नॉलेज बहुत है, बिल्कुल फोकस्ड, लेकिन पेपर में जाके इतना ज़बरदस्त उनको पैनिक अटैक आता है। एक तरह से क्या आता है? पैनिक अटैक, हाथ पैर फूल जाते हैं, पेन नहीं चलता। समझे बात? जो पढ़ा सारे का सारा क्या हो गए, भूल गए। जैसे स्टेज पे जाके बच्चे भूल जाते हैं। ओके, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ये मैं उनको बता रहा हूँ जिन्होंने तैयारी कर, जो मेहनती बच्चे हैं। एक वजह ये होती है भाई, पहली कौन सी होगी आपकी? नॉन कॉन्सेप्चुअल स्टडी। दूसरा कौन सा कल्प्रिट है? प्रेशर भाई, सोसाइटी का प्रेशर। इस सोसाइटी को मारो गोली, ये को भाई हमारा काम है कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, हमारा काम पढ़ना, पढ़ेंगे, पेपर देंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, दोबारा पेपर देंगे, दोबारा नहीं होगा कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेंगे। अपॉर्चुनिटीज बहुत है आगे, कभी भी ये नहीं मानना भाई दुनिया खत्म होगी। समझ गए बात? ठीक है। तीसरा जो आपका होता है, मैंने आपको बता ही दिया, कमांड ऑन वन सब्जेक्ट या लव फॉर वन सब्जेक्ट। कई कैसे होते हैं, अब चाहे भाई नीट हो चाहिए हो, आपका नीट है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तीनों पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है।
जेई पास करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ने पड़ेंगे। कईयों क्या होता है कि उनका एक सब्जेक्ट के प्रति ऐसा लगाव होता है कि वो सारा, वो कहेंगे सर हमने तैयारी की थी पूरे, हमने तैयारी की थी, मैं तो डेली तो 10 घंटे पढ़ता था। अरे भाई तू 10 घंटे में से 8 घंटे बायो पढ़ता था क्या? बात आपको पहले पड़ी? कहता सर मैं 10 घंटे में से 7 घंटे पढ़, तू 7 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहा है। भाई तीनों में एक तारतम्य में एक सामंजस्य, एक बैलेंस रखना क्या है जरूरी, समझे मेरी बात? तो भी आपने देखा ना भाई कि तीनों पे क्या हो, आपका 2 सब्जेक्ट तो आपके बेस्ट हो और एक पे आपकी ठीक ठाक कमांड होनी चाहिए भाई। तो जिस सब्जेक्ट में आपका बिल्कुल लगाव नहीं है, लव नहीं है, कोई मोह नहीं है, उसको भी थोड़ा एफर्ट लगा के करो भाई। बात आपको पहले पड़ी? एक वजह ये होती है। और भाई चौथी जो वजह है, ये मुझे बताते हुए बड़ा भाई दुख होता है, ठीक है बात, लेकिन ये इतनी बड़ी वजह है एग्जाम पास ना होने की, और वो है पेपर लीक। क्या? अब आप ये मानो चाहे मत मानो, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में यूपीएससी से लेके हर पेपर क्या होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना वाहियात है, यहाँ पर सारे पेपर क्या होते हैं, लीक होते हैं। आपको, हमको तो नहीं पता लगा, आपको पता नहीं लगता भाई, जो पैसे वाले उनको पता लग जाता है, उनके हाथ में पेपर पहुंच जाता है पहले से ही। और जो आपको पता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े क्या है भाई इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की गेम चल रही होती है, ठीक है, जो यहाँ पर इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, जो इंस्टीट्यूट बच्चों को एक्चुअल में मेहनत करके पढ़ा रहे हैं उनका नाम कम हो पाता है। और जो क्या करते हैं, कई इंस्टीट्यूट नहीं होते, उनके पास 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे? 10,000 बच्चे। तो क्या कहेंगे, 10,000 में से 8,000 बच्चे तो, सॉरी 10,000 में से मानो कि 9,500 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको पढ़ाएंगे अलग टीचर्स, और 500 बच्चे क्या होंगे भाई, 9,500 तो कौन से होंगे जिनको सिंपल टीचर्स लगा देंगे, और 500 बच्चों के लिए क्या होंगे, बिल्कुल अलग टीचर लगाते हैं भाई। फीस सेम लेते हैं, फीस क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, पढ़ाते क्या है, भेदभाव करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं भाई, ठीक है बात। उनको पता है भाई कि ये इन पे मेहनत करने को फायदा इनको लगता है ना भाई। मान ले किसी बच्चे के भाई नंबर कम भी 12वीं में, दिमाग है, पोटेंशियल है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते होते, समझे बात भाई। तो वहाँ पर क्या करते हैं वो, एक तो ऐसे पार्शियलिटी होती है पढ़ाते हुए, कोचिंग देते हुए, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट इनमें से निकला है ना, तो फोटो इनके लगाने हैं, बाकी भीड़ फिर अपने आप आ जाएगी। तो सबको एक सा वो नहीं पढ़ाते होते, बाकी बच्चे सिर्फ उनके लिए क्या होते हैं, पैसे लूटने का तरीका होता है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा उनको ये पता भाई कि हमको भाई बैनर पे फोटो लगानी है कि पहला रैंक हमारा आया, ढिमकाना रैंक हमारा आया, ठीक है। तो इसलिए वो करते क्या हैं, वो भाई, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ भाई कि इंडिया में काम होता है। कई इंस्टीट्यूट क्या करेंगे कि मान लो उन्होंने पेपर लीक करवा लिया, मान लिया किसी इंस्टीट्यूट ने पेपर लीक करवा लिया कई करोड़ में, ठीक है बात, पेपर लीक करवा लिया। अब उनको पेपर को किसी बच्चे को दे दें तो बच्चे क्या करेंगे भाई, वो सबको बता देंगे भाई, और सबको पता लग जाए पेपर लीक हो रखा था। वो क्या बोलेंगे कि इस भैया उनको मान ले पेपर का क्वेश्चन है, उनको 2000 क्वेश्चन मिला दिया, पेपर को 2000 क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस मिला दिया, और क्या बना दिया, एक असाइनमेंट, क्या बना दिया एक, और बच्चों को बोल दिया पेपर के पास भाई, ये मानो वो 500 बच्चे हैं ना जो जिनको लगता है इनसे भाई ज़्यादा उम्मीद है, उन्होंने क्या बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। अब ना तो बच्चों को पता कि उनके पास पेपर लीक होके आ रखा है, बात आपको पहले पड़ी, और पेपर क्या हो जाएगा फिर। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो कोई कर भी दे, मैं आपको बताऊं रिसेंटली एग्जाम में नीट में 720 में 720 क्वेश्चन, 720 नंबर रखे थे। मैं शर्त लगाता हूं भाई जहां पर नेगेटिव मार्किंग हो वहां पर 100% मार्क्स कभी भी नहीं आते। इसके ऊपर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं शर्त लगाता हूं जिन बच्चों के भाई 100 में से 100 मार्क्स आ रखे ना 720 से, उनको आप मेरे सामने बैठा दो, मैं उनको टेस्ट लूंगा, 12वीं लेवल के ही क्वेश्चन बोलूंगा और उनको वो नहीं आएंगे, पक्की बात है, गारंटी की बात है। तो लेकिन क्योंकि डेटा बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल फिर भी कर लो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं डेटा बेस्ड। कौन से होते हैं क्वेश्चन, डेटा बेस्ड होते हैं, ठीक है भाई। फलां कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ये याद करना पड़ेगा आपको, और पूरी और सारी मेमोरी किसी बुक में भी नहीं होता, सारा सिलेबस तो, सारे आइडियाज तो नहीं आपको समझ में, तो 100% कभी नहीं आते। ये जो आते हैं ना, तो उन्होंने सोचा होगा भाई, उन्होंने सोचा हो तो क्या करते कई इंस्टीट्यूट ऐसे
उनको पेपर्स को बांट देंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने कर दिए, मान लिया बच्चों ने एक आधा कॉन्सेप्चुअल नहीं आया करता, उसके उन्होंने आंसर रट लिए उस असाइनमेंट में से। तो आमतौर पे क्या होता है, वो क्या एज्यूम करते हैं कि कितना ही बड़ा असाइनमेंट दे दो कि सारे क्वेश्चन बच्चे याद करके वहाँ पर पेपर में नहीं ले जा पाएंगे, तो सारे क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे। लेकिन कभी कभार तो कैसा लगता है कि सारे क्या हो गए ठीक, तो उन बच्चों में फिर क्या आगे क्या उसे कहते हैं बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उससे मेरिट क्या होती है बहुत ऊपर पहुंच जाती है। तो ये जो पेपर लीक का जो काम है ना क्या भाई, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इससे होता क्या है, इससे होता क्या भाई, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ठीक है, मैं कहता हूँ दोबारा से पेपर क्या करो आप, ऑफलाइन करो। क्या करो, पेपर ऑफलाइन। और क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव लिखने का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर इतनी ज़्यादा धमा चौकड़ी मच रही भाई, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो उस पेपर लीक की वजह से क्या होता है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है, जिसने नीट में मेहनत करके और ये मानो भाई 500-550 नंबर ले लिए, कितने 550 सॉरी 650 नंबर ले लिए किसी ने मेहनत करके, उसको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पा रहा, और उससे कहीं कमज़ोर बच्चा जो किसी तरीके से पेपर मिलने की वजह से वो भाई ये मानो लक्की था, उसको उसने ऐसे इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया जिन्होंने पेपर लीक करवा रखा था और वो उसको मिल गया, वो उसी उसमें आ गया, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत मैं कहता हूँ भाई, ये पेपर लीक है तो सारी गलती आपकी नहीं है। ये जो मेरिट हर बारी ऊपर ऊपर जा रही है ना, इसमें एक सबसे बड़ी गलती क्या है, सिस्टम की। और ये तो इनका बस ना चले, नहीं तो जो इंस्टीट्यूट है ना ये 720 में से भी ऊपर नंबर दिलवा दें, इनका बस चले तो पहला नंबर लगाने के लिए क्या करवा दे भाई, हमारे बच्चे क्या आए हैं 720 में से 840, कितने हैं 720 में से 840। और मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को भाई जो पेपर लीक के मामले में इन्वॉल्व है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस नीट और जेईई की कोचिंग के लिए जो पेरेंट्स हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो अपनी ज़मीन बेच बेच के भाई खून पसीने कमाई से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनके बच्चे फिर भाई, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को भाई इन बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस है, नहीं बात आपको पल्ले पड़ी। तो उनके बच्चे मेहनती हैं लेकिन वो रैंक नहीं ला पा रहे उतनी जितनी उनकी आनी चाहिए, बात आपको पल्ले पड़ रही है। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसके अंदर, पेपर लीक। ओके, तो ये 4 भाई क्या हैं, मेन रीज़न है। तो सारी गलती आपकी नहीं है, तो अपने को ब्लेम करना प्लीज़ भाई आप बंद कर दें और थोड़ा शांति से सोचें कि सिस्टम भी आपके अगेंस्ट है, ठीक है बात। और दोबारा पेपर दे, नहीं होता है एक बार और दे ले तब भी नहीं होता है, अपना भाई घबराने की बात नहीं है। आप क्या करो भाई, आप बीएससी करो, एमएससी करो, उसके बाद आप आईआईटी गेट कर लो, आप पीएचडी कर लो, जेआरएफ कर लो, नहीं आपको बात आपको पल्ले पड़ी। उसके बाद और बड़ी क्या है अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वहाँ पर पेपर भाई वहाँ पर घटनाएं ऐसी वहाँ भी होती हैं, लेकिन क्योंकि 11th 12th में इसका जो कमर्शियल जो एस्पेक्ट है इस कोचिंग का वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर हज़ारों करोड़ क्या होता है, गेम चल रहा होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में, ठीक है। तो वो नंबर 1 रैंक लेके आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं भाई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इनको कंट्रोल करना क्या बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। ये बातें आपको सुनने में आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन रियलिटी यही है। ओके, ठीक है।